मंगलवार को शरद पवार ने अपने एक बयान में ऐसे संकेत दिए कि वो सक्रिय राजनीति से जल्द संन्यास ले सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इसे शरद पवार की रणनीति करार दिया है और कहा है कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसे बयान देकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने शरद पवार के इस बयान पर कहा कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पास शरद पवार जितना संसदीय अनुभव वे उनके लिए प्रेरणा रहेंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस सरकार 50% आरक्षण की कृत्रिम बाधा को खत्म कर देगी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा का पलटवार सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, इसी वजह से लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति मंगलवार को आग्रह किया कि उनके समुदाय को किसी भी वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखा जाए। उनका कहना था कि वक्फ संशोधन विधेयक उनके विशेष दर्जे का उल्लेख नहीं करता है और इस समुदाय के प्रतिनिधियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश हुए। समुदाय द्वारा दिए गए एक लिखित आवेदन में कहा गया कि एक छोटा और मजबूती से जुड़ा अनुसंप्रदाय है। लगभग 2 दशक के गैप के बाद एफ्रो एशिया कप को फिर से शुरू करने की योजना है, जिसमें एशिया एक्सआई और अफ्रीका एक्सआई के बीच वाइड बॉल मैच होंगे। अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने पर चर्चा की, जिसमें 6 सदस्यीय अंतरिम समिति का गठन भी किया गया। समिति का उद्देश्य एशिया को मजबूत करना और इंटरनेशनल लेवल पर अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए अधिक कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी पैदा करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के बाद अब नया नारा दिया है। महाराष्ट्र के वसीम से चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यनाथ ने कहा, अगर हम एक हैं और नेक हैं और एक है तो सेफ हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। हम एक है तो नेक हैं, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कई सीटों पर रैलियां की। अमरावती में उन्होंने एक चुनावी रैलियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब जैसे बर्बर आक्रमणकारी को चुनौती दी थी। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश के सीएम बनाया गया तो मैं आगरा गया और मुझे बताया गया कि वहां एक मुगल संग्रहालय बन रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की 5 टीमें बनाई थी। राजनीतिक गलियारों में इसे नीतीश कुमार की चुनावी सेना कहा जा रहा था, जिसकी अगुवाई जदयू के वरिष्ठ नेता कर रहे थे। टीम में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जगह मिली थी, लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी की गई वैसे ही कई नेताओं की नाराजगी की खबरें अंदर खाने से आने लगी थी। इसकी वजह से जदयू में हलचल तेज हो रही थी। इसे देखते हुए 2 और टीमों की घोषणा की गई, जिसमें कई नाराज नेताओं को शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर परिवार के लोग ही आमने सामने हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला शिवसेना का गढ़ जाने वाले दादर माहिम सीट पर है। इसे सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में है, तो महाविकास अघाड़ी महायुति ने भी कैंडिडेट दिए हैं। सभी दल वोटरों के बीच जा रहे रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक फैसले की काफी चर्चा है, क्योंकि उद्धव गुट ने तय किया है कि माहिम सीट पर ना तो उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार जाएंगे और ना ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे। इसे अमित ठाकरे के लिए मौन समर्थन माना जा रहा है, यानी भाई राज ठाकरे से दुश्मनी और भतीजे से प्यार जता रहे हैं। अमेरिका को आखिर अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति की बागडोर संभालेंगे। ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी जगजाहिर है। ट्रंप खुद खुले मन से पीएम मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं, तो मोदी ने भी उनकी चुनावी अभियान में समर्थन किया। इसे देखते हुए ज्यादातर भारतीयों को यही लगता हो रहा है कि ट्रंप का आना हमारे लिए फायदे का सौदा है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी भारत को आड़ों हाथ लिया था। सवाल ये भी है कि उनका रुख पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में FCI को लेकर और मजबूत करने का फैसला लिया गया। वहाँ फ्रेश एक्टिविटी के कैपिटल 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जहां एक और बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर इसकी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में जुटे हैं। नागीना सीट से मिली जीत के बाद चंद्रशेखर उत्साहित दलितों के बीच लोकप्रिय होने के नए कदम भी उठा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते कई दशकों से मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उनकी हालात काफी कमजोर होती जा रही है। उनके खाली जगह भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आ रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं को गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी तट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी के तट पर पूजा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गैडेला के पीठ ने कहा, यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। नदी इतनी प्रदूषित है कि अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो संभावना है कि व्यक्ति को नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। झारखंड के बरहेट विधानसभा सीट पर वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले सिमोन मालतो बुधवार को अपने कई समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और इसके बाद उनके पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में बरहेट के अलावा दुमका सीट पर भी चुनाव लड़ा था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट शुद्ध सोना 78,566 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो कि बुधवार सुबह सस्ता होकर 78,106 रुपये तक आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों सस्ता हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।